वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लास्ट पार्ट के बचे हुए क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। तो चलिए आज जल्दी से बचे हुए क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। तो 74 क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही। तो पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 है। तो हाँ, तो ये तो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था। तो 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, पार्ट 9 में ऐड किया गया था और 73rd क्या था, पार्ट 9। तो ये तो स्टैटिक बात हो गई, तो ये तो पता ही होना चाहिए हमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18। तो ये भी सही बात है, ये तो हमें पता ही है। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, हाँ तो ये तो पूरी तरीके से स्टैटिक है। देखिए ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है। खास तौर से देखिए पॉलिटी और इकोनॉमी दो सब्जेक्ट्स तो आपको करके ही रखे हैं। उसमें आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और मतलब इन चीज़ों पर रिलाई करेंगे तो फिर आप अपने जो चांसेस हैं उनको डिक्रीज कर रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं खुद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट। भाई ये तो मतलब सीधे ही लग रहा है गलत है। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में जो व्यापार होगा, ट्रेड और कॉमर्स, वो स्टेट सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। कोई एक राज्य कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो दूसरे राज्य से कैसे ट्रेड करेगा। या तो ये कॉन्करेंट में आना चाहिए या तो यूनियन डिसाइड करे। एक स्टेट कैसे डिसाइड कर सकता है, गुजरात कैसे डिसाइड कर लेगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कैसे होगा, है ना। बीच में कुछ गुड्स और वो सब लेवी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो तो यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी। ये तो देख के गलत लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। अब वही बात है, गुजरात से अगर कोई बंदा मतलब महाराष्ट्र चला गया तो वो गुजरात की लायबिलिटी है कि महाराष्ट्र की लायबिलिटी। गुजरात क्यों लेगा लायबिलिटी या महाराष्ट्र क्यों लेगा लायबिलिटी, तो वो स्टेट सब्जेक्ट को पाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब मतलब पता नहीं है बट कॉमन सेंस अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट होना ही चाहिए, मतलब पता नहीं है बट ये ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है इन दोनों में कि जब भी इंटर स्टेट की बात हो रही है ना, कोई भी चीज़ चाहे क्वारंटाइन जो, तो या तो वो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए या कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। आप यूनियन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। विद इन द स्टेट क्या होगा, जो इंट्रा स्टेट बिल्कुल ही स्टेट का अख्तियार हो। लास्ट देखते हैं। कॉर्पोरेशन स्टेट इज, तो भाई आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स तो हमें पता ही है, यूनियन टैक्स है। तो अमंग ऑल ऑप्शंस ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही है या मुझे ये पता है, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस ये सबसे सही लग रहा है और मैं इसके साथ जाऊंगा एग्जाम कंडीशन में। ठीक है, मेरे ख्याल से यही सही ऑप्शन भी था। इंटर स्टेट जब बात हो गई है तो फिर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में के अंदर में नहीं आ सकता ना, तो वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एट बेस्ट वो कॉन्करेंट हो सकता है। तो इस लॉजिक से ए और बी तो सीधा ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और डी तो पता ही है हमें, यूनियन है तो मतलब इजी क्वेश्चन बन जाएगा एलिमिनेशन अगर आप लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी। अच्छा ये राइट टू प्राइवेसी के पुत्ता स्वामी, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है और मतलब एग्जाम से पहले मुझे मतलब फील आ गई थी कि ये होगा, तो मैंने अपने साथ के दो लोगों से कहा भी था कि इस बार राइट टू प्राइवेसी आएगा। अब क्योंकि इस बार राइट टू प्राइवेसी आ गया है तो अगली बार फिर से वो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन वाला गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, तो वही लिमिटेड गवर्नमेंट, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, आएगा ही आएगा नेक्स्ट बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भाई इस बार तो इसने पूरा सीडीएस का ही पेपर बना दिया यूपीएससी का, पता नहीं क्या ही चल रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब देखिए इतना डेप्थ में तो मुझे नहीं पता होता है, हमें क्या किसी को नहीं पता होता है, लेकिन हमें यूपीएससी का ट्रेंड पता है कि जब भी वो ऑप्शन ऐसे सेट करेगा ना 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, तो ऑल तो नहीं करेक्ट होगा भाई। या तो वो 1 and 2 सही करेगा या 2 and 3 या 1 and 3। अब इसमें देखते हैं कि कैसे कुछ अगर एलिमिनेट हो पाए कहीं। कह रहा है पहला ऑप्शन है परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ। दूसरा कह रहा है एक्सरसाइज कमांड ओवर 3। कुछ भी एक्सट्रीम जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही सेम टॉपिक वाला लॉजिक। तो यहाँ पे बात क्या हो रही, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ, तो यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ की बात हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ। तो देखिए यहाँ पे भी चीफ ऑफ स्टाफ, यहाँ पे भी सर्विस चीफ की बात हो रही है। नीचे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर, तो यहाँ बिल्कुल अलग बात हो रही है डिफेंस मिनिस्टर। इसका मतलब हो ना हो, मतलब मैं अगर गैस ही करना है मुझे और ट्रेंड के हिसाब से ही करना है, तो ये स्टेटमेंट तो फेस वैल्यू का सही रहेगा क्योंकि यहाँ डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रही है। यहाँ होना कुछ सेम ही बात हो रही कि कह रहा है परमानेंट चेयरमैन है, चीफ ऑफ स्टाफ, और यहाँ पे भी फिर सर्विस चीफ की बात आ गई। तो चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विस चीफ मतलब दोनों पे वो सेम स्टेटमेंट ट्रू नहीं बना सकता है। या तो वो इसको ट्रू बनाएगा या इसको ट्रू बनाएगा, किसको बनाएगा अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है 1 और 2 कभी एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं मतलब, लेकिन प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देख के मुझे कुछ तो गैस लेना ही हो। मुझे पता है इस तरीके के ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो, 3 नहीं।
तो उस हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता और मल्टीपल स्टेटमेंट तो मैं छोड़ तो नहीं दूंगा, तो मैं इसको तो गलत ही मान लूंगा। अब या तो ये सही होगा, ये सही, तो उसमें ये तो पता है 3 सही। अब देखते हैं इसमें दोनों क्या हो सकते हैं। पहले में कह रहा है कि वो परमानेंट चेयरमैन होता है ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो ठीक है, हो सकता है। दूसरे में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। अब देखिए, भले ही एक डेकोरम भी नाम की चीज होती है। देखिए यहाँ पे उसने लैंग्वेज क्या यूज की, कितनी शालीन लैंग्वेज यूज की कि वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है ना, एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे भी परमानेंट चेयरमैन, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि वो एक्सरसाइज करता है मिलिट्री कमांड। अब ये थोड़ा एक अथॉरिटेटिव सा लग रहा है। अब समझ रहे हैं, हम लोग सिविल सर्विस के पेपर की बात कर रहे हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा अथॉरिटेटिव सा लग रहा है। भले मिलिट्री में ऐसा कुछ होता हो, मतलब हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता ही है, बट अगर मुझे मतलब एक बेसिक उस पर जाना जिस हिसाब से यूपीएससी स्टेटमेंट्स को और क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, तो इस लाइन से, इन 2 वर्ड से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर मुझे किसी को गलत मानना है तो ये बहुत ही अथॉरिटेटिव सा लग रहा है। और इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भले ही इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी हो मिलिट्री का, लेकिन जो लिख के देंगे वो बाहर से आउटसाइड की ये प्रोफार्मा है हमारा, ये इस तरीके से, तो ये मिलिट्री कमांड होगा, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है। तो उस लॉजिक पे मैं सेकंड स्टेटमेंट को गलत मान लूंगा और मैं इसके साथ चला जाऊंगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या है। मेरे हिसाब से मैंने इसका एग्जाम कंडीशन में 1 and 3 मारा था और शायद यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग। भाई ये तो हाँ, ऑपरेशन सद्भावना, अच्छा हाँ, ये कुछ न्यूज़ में था एक्चुअली। मैं मतलब जैसे मैंने बताया करंट अफेयर्स तो मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत ट्विटर वगैरह में देखता था तो मुझे पता था कि मतलब नाम सुना था कि ऑपरेशन सद्भावना जैसा कुछ तो आर्मी ने किया था, है ना, कि रिमोट एरियाज में कुछ या तो ट्राइबल का या कश्मीर का, अभी इतना भी उस समय याद नहीं, लेकिन उस समय हाँ थोड़ा थोड़ा याद था कि कहीं पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन, तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा उस समय। अगर मैं करंट का क्वेश्चन कर पा रहा हूँ तो मतलब आप तो कर ही लेंगे, आप ये मान के चलिए, क्योंकि मैं करंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द, तो भाई ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये तो कनाडा और यूएस का है, क्योंकि यूएस तो बीच में आता है, ऊपर कनाडा नॉर्थ में, लेकिन कनाडा के लेफ्ट में भी आपको पता है वेस्ट की तरफ भी एक पोर्शन है, एक जो स्टेट है वो वहाँ पे लाई करता है ना यूएस का, तो वहाँ भी उसका बॉर्डर लगता है। तो इस वजह से सबसे लंबी बॉर्डर दुनिया में कहाँ है, कनाडा और यूएस। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। अब मल्टीपल स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो तीनों स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ये बात हमें अपने आप को कहनी है। ठीक है, अब देखते हैं। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमिटी। अच्छा, ये एक ट्रेंड है, जब भी वो क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में भी आप देखोगे, अगर सही से देखोगे तो उसने 2-3 बार ऐसा बैंक बना दिया है कि कुछ बार ऐसा होता है कि कोई बैंक को आरबीआई होल्ड करता है 100% पोजीशन, बाद में गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप 100% ले लेती है। तो यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करती है कि इनिशियली इट वाज अंडर 100% मतलब कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट या आरबीआई या कुछ ऐसे करके। तो मुझे पता है ये यूपीएससी का ट्रेंड है कि जब वो इस लाइन पे स्टेटमेंट फ्रेम करता है कि इनिशियली इट वाज एंड ये वो ऐसे करके, चाहे इकोनॉमी हो चाहे पॉलिटी, तो वो सही होता है। तो वही है, देखिए अब मुझे नहीं पता था कि वो इनिशियली एड हॉक है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है वो यूपीएससी जो ऐसी लैंग्वेज वो करेगा ना यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वजह से, तो वो स्टेटमेंट सही ही होता है। तो उस बेसिस पे मुझे पता था कि ये स्टेटमेंट तो सही होने वाला है। अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। पिछले 10 ईयर्स के इकोनॉमी में ऐसे 2 से 3 बार वो ये सेम लैंग्वेज फ्रेम कर चुका है। ठीक है, तो वही यूपीएससी की अपनी एक अलग फ्लेवर है, एक अलग भाषा है, एक अलग लिंग्विस्टिक लिंगो है जो वो फॉलो करता है। तो आपको उसका यूज टू होना है, रादर देन आप बहुत ज्यादा कोचिंग मटेरियल के पीछे भागें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर। अब देखिए ओनली आ गया, ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। कह रहा कि खाली लोकसभा का मेंबर ही कंप्लेन कर सकता है अगर कोई अनएथिकल कंडक्ट किया किसी लोकसभा के मेंबर ने, तो राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं कर सकता? भाई हो सकता है राज्यसभा का कोई मेंबर मिनिस्टर हो तो वो तो लोकसभा में पार्टिसिपेट करता है। अब मान लो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ही हो या जो इस चीज को देखता है, जिस मंत्रालय के अंडर में आता हो, क्या वो इस पे आपत्ति नहीं कर सकता? तो ये तो स्टेटमेंट देख के गलत लग रहा है, बट ठीक है देख लेते हैं क्या पता सही भी हो। नेक्स्ट क्या है, दिस कमिटी कैनॉट। अब ये कैनॉट भी जब भी यूपीएससी बनाता है तो गलत होता है। अब इधर ओनली भी गलत, ये भी गलत, और फिर एनी भी आ गया, कैनॉट टेक अप एनी मैटर। अब देख रहे हैं 2-2 रेड फ्लैग, तो इसका मतलब ये टफ क्वेश्चन हो गया। ये तो सही ही है, 2 और 3 एक साथ तो नहीं सही होंगे, ये बात तो भाई देखो क्लियर हो जाती है
कि 2 और 3 एक साथ सही नहीं होंगे, और इसका ये भी मतलब हो गया कि 1 तो सही है ही, अब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 2 और 3। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि कोई मेंबर ऑफ लोकसभा, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा, तो भाई जैसा कि मैंने कहा तो मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ही हैं, उस समय मनमोहन सिंह थे, अगर वो राज्यसभा से हैं तो वो क्या कुछ कह नहीं सकते अगर उनको गलत लग रहा, तो ये तो भाई मतलब ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बात तो गलत लग ही रही है, इसको एक बार और स्क्रूटिनाइज करते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। सब जुडिस का क्या मतलब है, ऑलरेडी कोई मैटर है जिसपे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उस पर सुनवाई कर रही है, तो ऐसा कोई मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में है उस पे जो है ये कमिटी मतलब नहीं करेगी अपना काम। तो ये एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो कर रहा है, आर्टिकल 50 वाला, है ना। और दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट को भी दिखा रहा है। अब देखिए यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कुछ ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं बनाएगी जिससे कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की मतलब इमेज जो है वो बुरा दिखे, ठीक है। तो ये तो उसको पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है हमारी जुडिशरी को कि ये कमेटी ऐसा भी नहीं कर सकती कि कोई मैटर जो कि सब जुडिस है, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उस पर ये जाके टिप्पणी करनी शुरू कर दे। तो ये एक तरीके से आप देखोगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, भले ही इसमें कैन नॉट और एनी है, लेकिन अगर इसका एसेंस समझने की कोशिश करोगे, अगेन एक हाइंडसाइट बायस तो है, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है, थर्ड भी एक्सट्रीम है, तो दोनों तो गलत नहीं हो सकते ना, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, वरना मैं भी इतना दिमाग नहीं लगाता एग्जाम में। लेकिन मुझे पता है गलत तो दोनों में से एक होना ही है, तो ज्यादा गलत क्या लग रहा है, ज्यादा गलत ये लग रहा है और ज्यादा सही ये लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होगी जैसे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको वो पॉजिटिव लाइट में ही दिखाएगा यूपीएससी, ठीक है। तो उस मतलब प्रिंसिपल पे हम चलेंगे तो 1 और 3, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से यही सही ऑप्शन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति। अब ये तो हमें पता था कि भाई नेक्स्ट चुनाव से मोदी जी ने बोला था कि शायद 2029 से डिलिमिटेशन होने के बाद लागू होगा, ठीक है। अब ये तो पता था कि ये सनसेट क्लॉज है, इसमें 15 साल के लिए है, तो ये तो सही ही होना था। अब क्या कह रहा है, देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द, हाँ तो ये तो बात सही है। अब देखिए दो जगह डेटा है, यहाँ पे कह रहा है 18th लोकसभा, यहाँ पे कह रहा है 15 ईयर्स। अगर दोनों जगह डेटा है तो दोनों डेटा एक साथ तो सही नहीं होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ये यूपीएससी का ट्रेंड है, इधर भी डेटा इधर भी डेटा, कोई एक सही होगा कोई एक गलत होगा। तो जहाँ 1 और 2 साथ है पहले तो वही काट दीजिए, ये खत्म ये खत्म। 3 तो सही होना, ये भी बात पता चल गई। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 1 और 2। अब देखिए मैं वहाँ एग्जाम में एकदम से प्रेशर में कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मेरा सेट भी ये था और 81st क्वेश्चन था, तो तब तक दिमाग टायर्ड हो जाता है। अब मुझे नहीं आता कि अभी जो लोकसभा चल रहा है कि कौन सा वाला है, हाँ लेकिन इतना याद था कि ये वाला एक्ट तो जो है 15 साल के लिए ही है और यूपीएससी के लिए बड़ा आसान है इसको चेंज कर देना। हो सकता है ये 17th रहा हो 19th रहा हो, ये है तो वही है, लीप ऑफ फेथ लेके मैंने इसको ही गलत मान लिया था, मतलब मैं भूल गया था कि कौन सा एक्चुअली लोकसभा है। बट मुझे ये तो पता था ट्रेंड यूपीएससी का क्या है कि भाई इसको तो वो आसानी से बदल सकता ना। और दूसरी बात ये भी थी कि यहाँ पे 18 लोकसभा बना दी और उस समय तक पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, तो क्या पता इलेक्शन पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए, डिलिमिटेशन तो अपने समय पे होगा 226 पे, फिर से चुनाव हो जाए। तो अगर उसको शोर शॉट गलत बनाना ही है तो वो इसको बनाएगा ना भाई। यूपीएससी का एग्जाम ना तो शोर शॉट बनाता है स्टेटमेंट गलत कि कुछ भी हो सकता है, फिर से पार्लियामेंट भंग हो जाए, तो वो हो ना हो कुछ ना कुछ करके इसी को गलत बनाएगा। तो उसके बेसिस पे मैंने क्या किया था 2 और 3 मार दिया था। मतलब आप भी थोड़ा बहुत ऐसे सोचोगे ना तो मार दोगे एग्जाम कंडीशन में, ठीक है भाई। अब आप देख रहे हो कि इतना रिवीजन हम करके गए थे, लेकिन वही, और ये तो इतना फेमस भी था, तब भी भाई वहाँ पे सब हो जाता है, एक समय के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाता है प्रेशर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज करेक्ट। अच्छा मित्र शक्ति, जैसे ही ये मित्र आ जाए तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मित्र वर्ड हम खाली स्पेसिफिक देशों के साथ यूज करते हैं। मेरा ख्याल है एक तो श्रीलंका के साथ करते हैं और तो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है चलिए देखते हैं। कह रहा है दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश के साथ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि हमारा मित्र शक्ति हुआ। दूसरी बात, अगर हमको 4 स्टेटमेंट है, कुछ गलत बनाना है तो हम इजीली गलत क्या बनाएंगे, यहाँ पे इंडियन फ्रांस रहा हो और इंडिया बांग्लादेश कर दें, इंडियन श्रीलंका रहा हो बांग्लादेश कर दें, इंडिया कुछ रहा हो, तो वो आसान है ना भाई सही मतलब गलत बनाना, ठीक है। तो ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलती है मुझे पता ही था, लेकिन ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वैसे मित्र शक्ति पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है इंसान भूल जाता है, क्या करोगे एग्जाम में वहाँ जाते जाते। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ कमेंस्ड इन औध पुणे। अब देखिए वही बात है कि कोई एग्जामिनर इतनी मेहनत करके सोच समझ के औध, मतलब इतना ज़्यादा शायद डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा या जो भी नाम होगा,
वो सोच के इतनी अंदर जाके घुस के मेहनत करके इसको गलत नहीं बनाएगा, वही वाला लॉजिक। तो ये तो सही होना है। अगर वो खाली पुणे लिख देता ना तो मैं डाउट में रहता। उसने जो ये डाल दिया ना, तो इससे मुझे ये श्योर हो गया कि भाई इतनी मेहनत करके वो कुछ गलत तो नहीं बनाएगा, डाला है तो वो सही होगा। नेक्स्ट, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म वॉज ए गोल। ये नहीं कह रहा खाली यही था या मेन गोल था। अगर वो कह देता मेन गोल है तो फिर गलत होने की प्रोबेबिलिटी। ए गोल, बहुत सारे गोल रहे होंगे, उनमें से एक गोल ये भी है काउंटर टेररिज्म, और इंडिया तो काउंटर टेररिज्म पे हमेशा ही जोर देता, तो ये तो सही लग रहा है। फिर उस इंडियन एयरफोर्स वॉज ए पार्ट ऑफ दिस, तो देखो स्टेटमेंट को सही बनाना होता है तो वो ऐसी ही लैंग्वेज यूज करता है। ये यूपीएससी की लैंग्वेज है, इससे आप यूज हो जाइए। वॉज ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो ये भी सही लग रहा है। तो थर्ड और फोर्थ तो आउटराइटली सही लग रहा है। जहाँ थर्ड एंड फोर्थ है तो उस पर तो दिमाग भी नहीं लगाना है। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 1 3 and 4 2 3 4। अब देखिए फर्स्ट में मुझे डाउट था कि गलत करना आसान क्या है एग्जामिनर के लिए, कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मित्र वर्ड मेरा ख्याल है, जितना मुझे याद आ रहा है, हम लोग श्रीलंका के लिए यूज़ करते हैं, और बांग्लादेश के साथ शायद संप्रीति करके कोई एक्सरसाइज है वो होती है, बट ठीक है इतना वो नहीं था। लेकिन वो वही बात है कि वही यूपीएससी की जो PYQ स्किल्स होती हैं कि ऑड जो है वो सोच के गलत नहीं बना सकता, तो वो 2 3 4 के हिसाब से आप सही मार देंगे तो आंसर यही आना है। मतलब अभी भी मुझे पता है, मैं श्योरिटी से नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन मुझे पता है आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो पिछले 3-4 सालों में रिट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 2022 में भी आए थे, तो चलिए देखते हैं एक बार। ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर बाय इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो प्रोहिबिशन क्या होता है कि लोअर कोर्ट से बोल देते हैं कि भाई तुम ये किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे अपना जजमेंट मत दो, बस यही तो होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो स्टैटिक क्वेश्चन इजी, गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग, नहीं भाई ऑफिसर के लिए नहीं, कोर्ट्स के लिए ये तो सिर्फ। तो पार्लियामेंट नहीं भाई, पार्लियामेंट कहाँ से आ गई इसमें। नेक्स्ट क्या है, लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन, यही तो है, यही तो है, यही तो प्रोहिबिशन है। तो लास्ट वाला पढ़ना, ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, स्टैटिक से है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए वही मैं कह रहा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, तो दोनों स्टेट आपको उसकी मेरिट पे देखना होगा, दोनों सही हो सकते हैं। अब अंदर पढ़ना होगा आपको क्या कह रहा है। इट इज़ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हु रिकग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द, नहीं भाई ये काम तो प्रेसिडेंट का होता है ना, और यही चीज़ तो गलत करना आसान हो जाता है कि गवर्नर का प्रेसिडेंट कर दे, प्रेसिडेंट का गवर्नर कर दे, या CM कर दे, या कुछ और कर दे, है ना। तो ये तो प्रेसिडेंट होता है। अब ये स्टैटिक नॉलेज है, अगर ये भी देखिए आप गलत कर रहे हैं, वही मैंने कहा 2 सब्जेक्ट मुश्किल से आपको पढ़ने होते हैं, मतलब कहने वाले कुछ भी कहेंगे देखिए, लेकिन 2 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं, पॉलिटी इकोनॉमी, और बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको एनवायरनमेंट की और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हिस्ट्री की है। हिस्ट्री की जो मैं बुक बता रहा था वो लूसेंट है, मतलब मैंने लूसेंट से पढ़ा था, मेरा काम उससे हो जाता है, बहुत मतलब हो जाता है। उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके मुकाबले आप फिर ज़्यादा समय आप एनवायरनमेंट को दे दीजिए। ठीक है, तो एनीवे इस पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट, हाँ तो ये तो भाई सही है ना, कोई एक स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है जरूरी नहीं वो दूसरे स्टेट में हो, क्योंकि एक स्टेट में हो सकता है उसकी पॉपुलेशन कम हो या वनरेबल हो, दूसरे स्टेट में वो सही हो, तो ये तो बात सही है। ये तो देखिए प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है, ये तो देखिए आना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट, है ना। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं किया इसकी तरह 84 की तरह, उसने स्पेसिफिक बना दिया। कंसीडर द फॉलोइंग कर सकता था, लेकिन कंसीडर द फॉलोइंग से पहले क्या कर दिया, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट। बार बार आपको ये दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, पहले ही पता है, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे, या तो आंसर 1 होगा या तो आंसर 2 होगा। आप देख रहे हैं कितना आसान हो जाता है अगर आपको ये चीजें पता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर। अब भाई ये तो देख के ही गलत लग रहा है, ये बात सही है कि फाइनेंस मिनिस्टर ले करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे भाई। प्राइम मिनिस्टर तो खुद ही प्रेसिडेंट के नाम पे काम करते हैं, सरकार तो प्रेसिडेंट के नाम पे चलती है, तो ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्यों होगा। ऑन बिहाफ ऑफ क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम किए जाते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर क्या है, कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद ही प्रेसिडेंट के नाम पे सब डील करता है फॉरेन में जाके। पहला स्टेटमेंट ही गलत तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब वो दूसरा सही ही होगा। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द, देखिए यूपीएससी की ये खास बात है कि वो आपको हिंट भी दे देता है। पहले में उसने प्राइम मिनिस्टर बनाया और प्राइम मिनिस्टर गलत है, नीचे देखो वो प्रेसिडेंट दे रहा है। अगर थोड़ा भी आप अलर्ट रहोगे ना, आप कंफ्यूजन दूर कर देगा वो स्टेटमेंट से। यहाँ प्रेसिडेंट है, इसका मतलब यहाँ भी प्रेसिडेंट रहा होगा। यहाँ क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर डाला, यहाँ क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर डाला,
मैंने बताया ना यूपीएससी का अपना एक पैटर्न है, विद रेफरेंस टू एक स्टेटमेंट सही बनाना ही है। अगर दोनों ही गलत बनाने होते तो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर कर देता है। उसका एक पैटर्न है और वो उस पैटर्न को फॉलो करता है, बस आपको उस पैटर्न को ग्रैस्प कर लेना। और मैं बार बार वही चीज़ आपको रियलाइज करा रहा हूँ, तभी इतना ईजी है कुछ लोगों के लिए। तभी कुछ लोग जो इंटरव्यू तक जाते हैं लास्ट के 10 दिन दोबारा पढ़ के या 5 दिन दोबारा पढ़ के फिर से प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, और कुछ लोग 6 महीने पढ़ के भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स और विजन और इसमें परेशान रहते हैं। पहले आप ये तो कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया में तो ये तो खैर मैंने किताब ही खरीदी थी तो पता ही है, क्या नाम है, ये अपने एस जयशंकर जी की है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेयर्स। अच्छा ये तो हमें पता है कि अर्जेंटीना बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट इकोनॉमी, तो इसने अपनी करेंसी को डॉलर ही कर दिया, जो यूएस की करेंसी है वो डॉलर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके भाई करेंसी की बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है और इकोनॉमी की इसके देश की, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, वॉर सूडान, वॉर बिटवीन द, तो ये तो चलता ही रहता है। मतलब अगर ऐसा कुछ किसी क्या बोलते हैं अफ्रीकन कंट्री में आ जाता है तो अफ्रीकन कंट्री में ये तो चलता ही रहता है। 2023 में तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे, तो नहीं भी पता तो भाई फेस वैल्यू पे तो सही लग रहा है। तुर्की ने रिसेंड कर दी अपनी मेंबरशिप नेटो, नहीं भाई अभी ऐसा तो कुछ नहीं किया है, सॉरी ये स्टेटमेंट को तो सही मानना है ना। अफ्रीका में ये तो चलता ही रहता है, लेकिन तुर्की ने छोड़ नहीं दी है अपनी मेंबरशिप, है ना। खींचातानी चलती रहती है, लेकिन मेंबरशिप क्यों छोड़ देगा? तो मेरे हिसाब से इसका 2 होना चाहिए। अब देखिए ये 3 वाला ऐसा है, जनरली मैं 3 वाला नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ बताना, बट ये ऐसा है कि मुझे तीनों की ही नॉलेज है, क्योंकि PSIR एक तो मेरा ऑप्शनल भी है ना, तो इसलिए आसान पड़ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, सुमेध पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड टू यूरोप। अब भाई मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार पढ़ ही रहा हूँ इस लाइन का नाम, बट फिलहाल फेस वैल्यू पे इसको मैं सही मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन। अगर ये रेड सी को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट कर रहा है तो तभी तो ये स्ट्रेटजिक रूट होगा फॉर पर्शियन ऑयल गल्फ एंड नेचुरल। अब देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट को क्या करते हैं जनरली जब नहीं पता होता है ना तो ए ही मार देते हैं। अब हो सकता है इसका गलत हो, बट अभी मेरा भी ज़्यादा उसमें मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को। हो सकता है कुछ गलत हो, बट जब एक हद के बाद ना 88 क्वेश्चन आ जाता है तो फिर यही होता है कि भाई ये दिख रहा है कुछ भी बहुत ज़्यादा उसमें वो दिख नहीं रहा है कि कुछ काट सकें अपने मन से। फिर भी देखते हैं क्या कह रहा है सुमेध, क्या कह रहा है, पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। अब पर्शियन गल्फ से यूरोप के लिए जाने वाली कोई पाइपलाइन, हो सकता है उसने यूरोप की जगह कुछ किया हो, है ना। अगर उसने कुछ गलत किया होगा, चलिए ये देखते हैं, अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो यूरोप के लिए जाने वाली पाइपलाइन मिल गई हो, मतलब मुश्किल है थोड़ा। तो अगर गैस लेना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत मान लूँगा। अगर फर्स्ट को गलत मानना है तो सेकंड भी सही हो सकता है, तो या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा, तो उस लाइन पे बन जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन वेनी फॉर्म। अब देखिए ये स्टेटमेंट सही ही होगा क्योंकि ये एक्सट्रीम नहीं है। क्या कह रहा है, रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल। अब वेरी लिटिल को आप डिफाइन नहीं कर सकते भाई, रेड सी है, खाड़ी का देश है, पता है कि वहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, सब बात सही है। ये तो नहीं कह रहा ना प्रेसिपिटेशन है ही नहीं, कह रहा वेरी लिटिल, तो वेरी लिटिल को आप गलत कैसे मान लोगे, ये स्टेटमेंट तो सही होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। अब देखिए यही बात है, नो वाटर एंटर्स वाली बात जो है ना, अब ये एग्जाम कंडीशन में डाइजेस्ट नहीं होती, तो मैंने इसको गलत मान लिया था। और बाद में मुझे पता चला कि सारे आंसर की तो सारे कोचिंग वाले कह रहे हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट तो सही है और आपको ट्रू मानना है, तो ठीक है मेरा ये गलत हो गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कल से फिर ये क्वेश्चन आ जाता है ना और फिर ऐसा कुछ आता है तो आपको इसको गलत ही मानना है और आपको ए ही टिक करना है। अगर इसको सही करने चले गए ना तो बाकी फिर 10, 12, 15 पता नहीं कितने क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, तो कोई बात नहीं, 1 आध 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत होंगे, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आप 30-35 सही भी करेंगे, ठीक है। तो वही बात है, ये पैटर्न आप समझ लीजिए कि इस पैटर्न से भाई 4-5 क्वेश्चन गलत भी होंगे, नहीं तो फिर कट ऑफ 200 नहीं चला जाएगा, ये भी तो सोचिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, लार्जेस्ट, ठीक है। तो लोकोमोटिव्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स तो नहीं होगा भाई लार्जेस्ट, ठीक है, वरना पढ़ा होता हमने। शिप्स नहीं भाई, शिप्स तो मोर एफिशिएंट होती है ना, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स होता है लेकिन लार्जेस्ट नहीं होता है।
मोर क्या, पावर प्लांट, हाँ तो इसी के लिए तो बोला जा रहा है ना कि फेस करो इसको, उस पर रिन्यूएबल पे ले जाओ और सोलर पे ले जाओ, तो सबसे ज़्यादा तो यही होगा। अमंग द गिवन ऑप्शन तो यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही है मुझे पता है ये वो, अमंग द गिवन ऑप्शन तो यही सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो बस यही मार देना है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी इन द साहेल रीजन। हाँ तो साहेल में तो भाई ये सब रहता ही, वो वही है, अफ्रीकन रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, रीजन कह रहा है देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स, कू डिटेक्ट इन, हाँ तो ये तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना सही से कि इंस्टेबिलिटी है साहेल रीजन में, क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा है, तो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये तो ईजी हो गया। और पिछले साल ही ऐसा क्वेश्चन भी आया था 2023 में और 2022 में भी आया, तो ये तो ईजी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम, भाई आउटराइट गलत। अगर एक एप्पल भी कोई इंसान वहां से लेके आ गया ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप देख रहे हो, मतलब देखते ही पता चल रहा है कि ये गलत है, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं सेकंड पढ़ूंगा भी नहीं, इतना समय नहीं होता एग्जाम में, सीधे ही गलत मार दो। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, देखिए पहली बात उसने इतनी भूमिका बना दी है ना, इसका मतलब तीनों तो सही नहीं हो सकते, ये बात तो तय है, इतनी भूमिका बनाने के बाद तीनों तो नहीं सही करेगा। अब पढ़ के देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। क्या कह रहा है कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही निकालने का रेजोल्यूशन चल रहा है, एनी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, तो ही शैल नॉट प्रिसाइड, तो ये तो बात सही है। अगर उसी को निकालने की बात चल रही तो फिर वो प्रिसाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, भाई ऐसा थोड़ी ना है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही, वो प्रिसाइड नहीं करेगा लेकिन उसके बोलने का हक कैसे छीन लोगे। ये तो मतलब आतंकवादी को भी अपनी बात कहने का हक होता है, और वो तो फिर भी स्पीकर है, कैसी बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी। तो ये तो भाई आउटराइटली गलत है। सेकंड गलत है तो इसको गलत मान दो, इसको गलत मान दो, थर्ड पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सीधे वन मार दो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इंस्टेंस में तो शायद उसको वोट करने का नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं जहाँ 1 और 3 हो, और सेकंड आउटराइटली गलत है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने कुछ तो गड़बड़ की है, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शंस डेकअप हुए हैं उस हिसाब से इसका 1 ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। अच्छा, लोकसभा में ही है और पेंडिंग इन द लोकसभा, और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। हाँ तो ये तो सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा से पास हो गया है लेकिन राज्यसभा, हाँ तो ये तो सही लग रहा है, ऐसा ही होता है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ए बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू जॉइंट सिटिंग, नहीं 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 ये गलत है, ये स्पेसिफिकली क्या नाम है वो लक्ष्मीकांत में दे रखा है कि नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड तो गलत हो गया, तो ये तो काट ही दो। ठीक, थर्ड काट दिया, और फर्स्ट और सेकंड मुझे सही लग रहा है, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द हाउस, भाई डज नॉट और ये सब तो वैसे ही गलत होता है। कह रहा है कोई एडवाइस की जरूरत ही नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, है ना, इमरजेंसी के बाद, कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही मर्जी से करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो आउटराइटली गलत है, तो इसको भी गलत कर दो इधर ऑप्शंस में। ठीक है, कहाँ गया, तो पहला तो गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, फिर ये भी गलत। ठीक है, इसको काट दो। सेकंड पढ़ते हैं, प्रोरोगेशन ऑफ, हाँ तो देखिए ये तो सही होना है, क्योंकि यहाँ मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ भी प्रोरोगेशन की बात हो रही, यहाँ भी प्रोरोगेशन की बात हो रही, तो दोनों जगह प्रोरोगेशन की बात हो रही, तो वही बात 1 और 2 एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन 1 और 2 में कोई एक सही होने की जरूरी है फिर, तो फिर यही हो जाएगा इसका। 3 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द, मतलब ये तो सही है, फिर भी सेकंड पढ़ लेते हैं। प्रोरोगेशन इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइंड है बट देयर इज नो बार टू प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन। देखिए अभी तो जो भी है, सीधी बात ये है कि यहाँ प्रोरोगेशन की बात हो रही, यहाँ प्रोरोगेशन की बात हो रही,
तो यूपीएससी का फंडा क्या है कि वो दोनों जगह प्रोरोगेशन की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं प्रोरोगेशन। तो एक स्टेटमेंट सही बनाएगा, एक गलत बनाएगा, 1 और 2 एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत। अब क्योंकि 1 यहाँ सही है, यहाँ सही, तो 3 भी सही नहीं हो सकता है। अब अगर 1 आपको श्योरिटी से पता है तो सीधे 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है।